आज हम लोग पढ़ेंगे लोग फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा किससे मिली थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा मिली थी। फ्रांस में जो था वहां पर राजशाही था, फ्रांस में राजशाही था। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस के सेनापति लाफायते के नेतृत्व में, फ्रांस के सेनापति लाफायते के नेतृत्व में फ्रांस ने अमेरिका का मदद किया था, अमेरिका का मदद किया था। उस युद्ध में लाफायते ने देखा क्या कि जिस चीज के लिए हम लोग अमेरिका में युद्ध किए थे, उसकी आजादी के लिए, अमेरिका स्वतंत्र हुआ और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, उसका अपना संविधान बना, सेकुलर देश बना वो। तो देखा क्या कि जिस चीज के लिए हम लोग अमेरिका में लड़ रहे थे लोग, उसी चीज की तो कमी हमारे देश में खुद है। हम लोगों के देश में कौन सी है? राजशाही है। और राजशाही जो वहां पर था ना, वो बड़ा निरंकुश था। वहां पर जो राजशाही था वो बड़ा निरंकुश था। वहां पर फ्रांस में जो राजशाही था वो बुर्बो राजवंश का शासन था, बुर्बो राजवंश। इस राजवंश के जितने भी शासक थे, बुर्बो राजवंश के जितने भी शासक थे, अपने नाम के साथ लुई लगाते थे, अपने नाम के साथ लुई लगाते थे। अब लुई प्रथम, लुई द्वितीय, लुई तृतीय, लुई चतुर्थ, लुई पांचवा, लुई छठा, सातवां, 15, 16, 17, 18, लुई 18 तक हुआ है सब। इसमें जितने भी शासक राजा थे अपने नाम के साथ लुई लगाते थे। अब ये फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा मिली थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। फ्रांस की क्रांति की ही देन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता, समानता और बंधुत्व। बंधुत्व ये कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। हम लोगों के भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लिया गया है? फ्रांस से। फ्रांस की क्रांति का सबसे प्रमुख नारा यही था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। लुई 16वां नहीं, लुई 14वां का जो शासन काल था 1643 से लेकर के 1715 तक। अब ये आप लोग किसी भी बुक में देखिएगा लो तो लुई 14वां ऐसे नहीं लिखता है, रोमन अंक में लिखता है। ये हो गया 10 और ये हो गया 1, हो गया 5 में से 1 माइनस हो गया, ये क्या हो गया? 14। तो ऐसे लिखता है लुई 14वां। इसका शासनकाल कब से कब तक? 1643 से 1715 तक। ये जो था ना बहुत ही निरंकुश शासक था, ये बहुत निरंकुश था, लेकिन निरंकुश के साथ साथ ये बहुत ही योग्य था। निरंकुश के साथ साथ ये एक योग्य शासक था। इसने किया क्या था कि फ्रांस की राजधानी पेरिस से कुछ दूरी पर एक वर्साय शहर था। वर्साय, जो आप लोग पढ़े होंगे लोग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साय की संधि हुई थी, वो वर्साय में हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या था? वर्साय की संधि। वर्साय शहर का नाम है। पेरिस की संधि कहाँ हुआ था? पेरिस में। पेरिस की संधि हुआ था पेरिस में। पेरिस की संधि जो हुई थी किसके किसके बीच हुई थी? अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में। अमेरिका संधि के लिए कहा क्या ब्रिटेन से? ब्रिटेन कहा कि अमेरिका में आ जाइए। अमेरिका कहा ब्रिटेन से कि आप अमेरिका में आ जाइए, तो कहा कि ना हम अमेरिका में ना आएंगे, तुम सब ब्रिटेन में आओ। तो ये कहा कि तो अमेरिका कहा कि ना हम ब्रिटेन में संधि नहीं करेंगे। उसी क्रम में ये सब पेरिस में गया, सब पेरिस में। और पेरिस में उस समय फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां था, लुई 16वां। उसी के शासन काल में पेरिस की संधि हुई है। लुई 16वां दोनों आदमी को निमंत्रण दे करके बुलाया। तो अब इस चीज को वहां की जनता ने भी देखा कि लुई 16वां जो है अमेरिका और ब्रिटेन को बुला करके यहाँ पर संधि करवाया, और वो अमेरिका अपने देश में लोकतंत्र घोषणा किया और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना, लिखित संविधान बना। और हम लोगों के अपने देश में राजशाही है और वो भी निरंकुश राजशाही है। इसी चीज को देख करके वहां के जनता के भी मन में थोड़ा सा उग्र भावना आई थी। अब इस क्रम में ये लुई 14वां जब राजा बना था तो ये भी निरंकुश था, लेकिन ये योग्य था,
ये योग्य था। ये फ्रांस से कुछ दूरी पर एक वर्साय शहर था, वहां पर एक महल बनवाया था। उस महल का नाम था वर्साय का महल, वर्साय महल। ये महल जो था, वर्साय का महल, ये बहुत ही भव्य था, बहुत ही भव्य महल बनवाया था। और इसी महल में ये लुई 14वां रहता था। इसकी निरंकुशता का पता हम लोगों को इस बात से चलता है कि यह कहता था क्या कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं। अब इसके नियम के तहत इसके इच्छा का उल्लंघन करना एक प्रकार का अपराध था। ये क्या कहा था? मैं ही राज्य हूं। अंग्रेजी में आई एम द स्टेट, आई एम द स्टेट। ये क्या कहा था? मैं ही राज्य हूं। ठीक है, लेकिन ये योग्य शासक था। इसके समय में अगर विद्रोह होता था तो विद्रोह को आसानी से दबा देता था। 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में लुई 16वां शासक बना। लुई 16वां, 10 और 5 15 1 16। लुई 16वां क्या बना? शासक बना। ये लुई 16वां जो था ये बहुत ही निरंकुश था। लुई 16वां बहुत ही निरंकुश था और निरंकुश के साथे साथे ये योग्य भी नहीं था, जिसके कारण इसके शासन काल में विद्रोह हो गया। इसकी पत्नी का नाम था मैरी एंतोआनते, मैरी यंतोयंते। ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और इनको मैडम डिफिसिट के नाम से भी जाना जाता है, मैडम डिफिसिट के नाम से भी, डिफिसिट के भी नाम से जाना जाता है। ये मैडम जो थी ना, अपने फिजूल खर्ची के लिए विख्यात थी। पैसा को पानी की तरह बहाती थी। इतना पैसा बहाई, इतना पैसा पानी की तरह बहाती थी ये कि साम्राज्य का अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गया। अब इस क्रम में ये लुई 16वां शासक बना और इनकी पत्नी मैरी एंतोआनते कहाँ की रहने वाली थी? ऑस्ट्रिया की। इनको मैडम डिफिसिट के नाम से भी जाना जाता है। ये अपनी फिजूल खर्ची के लिए जानी जाती थी, बहुत ज्यादा खर्चा करती थी, बहुत ज्यादा खर्चा करती थी। अब ये मैरी एंतोआनते खर्चा करती थी। अभी एक बार हुआ क्या, एक बार कि ये दोनों आदमी, चूंकि साम्राज्य की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई थी, दोनों आदमी रथ से साम्राज्य भ्रमण पर निकला लो। साम्राज्य भ्रमण पर निकला लो तो जनता जो था भूखे था। अब वो जनता इन लोगों के सामने खड़ा होकर के रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो, ये बात कहने लगी। अभी रनिया को क्या बुझाता है कि रोटी दो का मतलब क्या है? वो कहेगा कि इसका मतलब क्या है, तो कहे सबकी रोटी नहीं है, तो कहेगी ब्रेड खा लो, रोटी नहीं है तो ओकरा मालूम है ना कि गरीबी क्या होता है, तो वो कहेगा कि ब्रेड खा लो। तो इन लोगों के निरंकुशता का बात देख लीजिए। दूसरा चीज, लुई 16वां कहता था क्या कि मेरी इच्छा ही कानून है। लुई 16वां क्या कहता था? मेरी इच्छा ही कानून है, इच्छा ही कानून है। अब इस व्यवस्था के तहत राजा के आज्ञा का उल्लंघन करना एक अपराध था। अब ये यहाँ पर फिजूल खर्ची भी जबरदस्त होती थी, साम्राज्य की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई थी। इसी के कारण फ्रांस की जो है क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति के और भी कई सारे महत्वपूर्ण कारण हैं। फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण कारण में है वहाँ का समाज। वहाँ का जो समाज था वो 3 वर्गों में विभक्त था। वहाँ का समाज जो था 3 वर्गों में विभक्त था। पहला था प्रथम वर्ग, जिसको कहा जाता था प्रथम स्टेट। प्रथम स्टेट इसमें आते थे लोग पादरी लोग, इसमें आते थे पादरी। पादरी का मतलब समझिए हम लोगों के यहाँ बोलचाल में पंडित जी लोग। चर्च पर इन लोगों का व्यापक प्रभाव हुआ करता था। इन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। उल्टा में ये लोग, चूंकि धार्मिक व्यक्ति थे लोग, धर्म के जानकार लोग थे, जनता से एगो टैक्स लेते थे लोग, जिसको कहा जाता था टिथे, जिसको कहा जाता था टिथे। और हाँ, ये लोग टैक्स देते भी नहीं थे और बदले में एगो टैक्स लेते थे जिसको कहा जाता था टिथे। टिथे जो था एक प्रकार का धार्मिक कर था, एक प्रकार का धार्मिक कर था। साथे साथे इंसान, किसानों पर और मजदूरों पर कितना अत्याचार होता था कि उन लोगों के लिए वो अलग से कर बना दिया गया था, उसको कहा जाता था टैले। टैले ये जो कौन देगा? ये किसान देंगे और मजदूर देंगे। तो
पादरी लोगों से एक धार्मिक कर लेते थे लोग, जिनको कहा जाता था तीर्थे, और किसानों को एक टैक्स देना पड़ता था, भूमि कर था। ये पहले जो था क्या था, एक प्रकार का भूमि कर था। तो इसलिए इन लोगों की स्थिति खराब थी। ये प्रथम वर्ग हो गया, इसको प्रथम स्टेट भी कहा जाता है। दूसरे वर्ग में आते थे लोग, दूसरे वर्ग में ये सामान्य प्रशासन और सेना के लोग आते थे, और न्यायाधीश। सामान्य प्रशासन, सेना के लोग और न्यायाधीश, इनको कहा जाता था कुलीन वर्ग। इनको कहा जाता था कुलीन वर्ग। ये लोग भी जो थे, इनको भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। इनको भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। तीसरा जो वर्ग था, ये था तीसरा वर्ग। तीसरा वर्ग में आते थे मजदूर, किसान, शिक्षक, व्यवसायी, वकील। ये लोग तीसरे वर्ग में आते थे लोग। तीसरे वर्ग को कहा जाता था वर्जुआ वर्ग। तीसरे वर्ग को कहा जाता था वर्जुआ वर्ग। जितना भी टैक्स था सब का सब किस पर लगता था, तीसरे स्टेट पर। जितना भी टैक्स था सब का सब लगता था तीसरे वर्ग पर। इसी के कारण ये तीसरे वर्ग के लोग जो थे ये नाराज थे। प्रथम वर्ग में कौन आते थे, पादरी। इन लोगों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। चर्च पर इन लोगों का व्यापक प्रभाव था। ये लोग धार्मिक कर लेते थे, जिसको तीथे कहा जाता था। किसानों को एक कर देना पड़ता था, जिसको क्या कहा जाता था, टैले कहा जाता था। दूसरे वर्ग में को कुलीन वर्ग भी कहा जाता था, सेकेंड वर्ग, सेकेंड स्टेट, जिसमें सेना सामान्य प्रशासक और न्यायाधीश लोग आते थे। इनको भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। तीसरे वर्ग को बर्जुआ वर्ग कहा जाता था। सारा कर का भार किस पर था, तीसरे वर्ग पर, जिसके कारण ये तीसरे वर्ग के लोग जो थे नाराज थे। अब फ्रांस की क्रांति के बारे में कहा जाता है क्या कि कुलीन पादरी जो है, पादरी प्रथम वर्ग के लोग, पादरी पूजा करते थे, कुलीन युद्ध करते थे, और जनता कर देती थी। पादरी पूजा करते थे, कुलीन युद्ध करते थे, और जनता टैक्स देती थी। तो पादरी पूजा करते थे, कुलीन युद्ध करते थे, और जनता क्या करती थी, टैक्स देती थी। इस व्यवस्था के तहत आता था। तो एक बार इसको रिवीजन कर लिया जाए। फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा किससे मिली, अमेरिकी क्रांति से। अमेरिकी क्रांति से। फ्रांस का सेनापति जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लड़ा था, उसका नाम क्या था, लाफायते। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था, बुर्बो राजवंश का। जितने भी फ्रांस के शासक थे उनका नाम क्या हुआ करता था, लुई के बाद प्रथम, द्वितीय, तीसरे, चौथा, पांचवा, छठा। ये लुई 16वां जो है, लुई 14वां, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति की देन है, फ्रांस की क्रांति की। लुई 14वां क्या कहता था, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। और बरसाई का महल किसने बनवाया था, लुई 14वां ने बनाया था। 1773 में लुई 16वां शासक बना। इसकी पत्नी का नाम क्या था, मैरी यंतोयान्ते। कहाँ की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की। और इनको मैडम क्या कहा जाता है, मैडम डिफिसिट। ये अपनी फिजूल खर्ची के लिए जानी जाती थी, फिजूल खर्ची के लिए। अच्छा करिएगा तो अच्छा होगा, बुरा करिएगा तो बुरा होगा। मैडम डिफिसिट का क्या हाल होगा ये आप लोगों को बाद में बताएंगे। हाँ, इन लोग इनको गिलोटिन पर, ये लुई 16वां और इनकी पत्नी मैडम डिफिसिट, दोनों आदमी को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन एक प्रकार का मशीन था जिसको डॉक्टर गिलोटिन ने बनाया था, इसलिए नाम क्या रखा था, गिलोटिन। और समझिए कि हम लोग का जो चापा कलवा होता है ना, वही था। चापा कलवा में मूड़ी में घुसा दीजिए, चला दीजिए, मूड़ी अलग धर अलग। यही इन लोगों के साथ, दोनों आदमी के साथ हुआ था। फ्रांस का जो समाज था कितने वर्गों में विभक्त था, कौन कौन, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम वर्ग में कौन आते थे, पादरी। पादरी किसी प्रकार का टैक्स देते थे। चर्च पर किनका प्रभाव था, पादरियों का। ये एक धार्मिक कर लेते थे, तीर्थे। किसानों को एक टैक्स देना पड़ता था, भूमि कर, टैले। दूसरे वर्ग में कौन आते थे, कुलीन। कुलीन में कौन कौन थे, सेना, सामान्य प्रशासक के लोग और न्यायाधीश लोग। इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था नहीं। तीसरे वर्ग में कौन आते थे, बर्जुआ लोग। बर्जुआ में कौन कौन, किसान, मजदूर, व्यवसायी, शिक्षक, वकील, ये लोग इसमें आते थे लोग। सारा टैक्स का भार किस पर था, तीसरे वर्ग पर। फ्रांस की क्रांति के बारे में क्या कहा जाता है कि पादरी पूजा करते थे, पादरी पूजा करते थे, कुलीन युद्ध करते थे, और जनता टैक्स देती थी, जनता टैक्स देती थी। अब आगे देखा जाए। अब हम लोग जानेंगे फ्रांस की क्रांति का। एगो तो पहला कारण था कि समाज 3 वर्गों में विभक्त था। दूसरा जो इसका कारण था, फ्रांस की क्रांति का दूसरा जो कारण था, ये कारण था सैनिक कारण।
सैनिक कारण। सैनिक कारण में था क्या कि जो फ्रांस में सिपाही में लोग जो भर्ती होते थे, सामान्यतः वो मजदूर और किसान होते थे। सिपाही में जो भर्ती होते थे मजदूर और किसान होते थे। जो सिपाही में अफसर का पद था, जो सिपाही में अफसर का पद था, वो कुलीनों के लिए सुरक्षित था और इन लोगों के साथ भेदभाव होता था। इनको कम वेतन मिलता था, खराब भोजन हो मिलता था, इनके साथ उचित व्यवहार नहीं होता था, गाली गलौज होता था, जिसके कारण जब फ्रांस की क्रांति हुई तो ये लोग भी क्या किए, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और ये भी क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गए। तो ये क्या हो गया, सैनिक कारण। तीसरा जो कारण था इसका, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, धार्मिक कारण, धार्मिक कारण में क्या था कि पूर्ण रूप से चर्च पर किसका प्रभाव था, पादरियों का। उन लोगों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था, सारा का सारा टैक्स किसको देना पड़ता था, जनता को देना पड़ता था। तो ये एक प्रकार का धार्मिक कारण हो गया। अगला चौथा जो कारण है यहाँ का, ये है वहाँ का समाज। समाज जो था वो दो वर्गों में विभक्त था। एगो कहलाता था कैथोलिक, कैथोलिक, और दूसरा था जो वो था प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट। ये प्रोटेस्टेंट को ये लोग नीचे देखते थे, लोग प्रोटेस्टेंट को ये लोग नीचा देखते थे लोग। किसी को भी पकड़ करके जेल में भेज देते थे लोग। जेल में भेजने के लिए वो स्पेशल कानून बना था, स्पेशल कानून। उस कानून को कहा जाता था लेदर द कैचेट, लेदर द कैचेट। इस व्यवस्था के तहत किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था और वो सामान्यतः कौन होते थे, प्रोटेस्टेंट होते थे। इस चीज को लेकर के वहां पर फ्रांस की क्रांति क्या हो गई, आरंभ हो गई। ये भी एक प्रमुख कारण था। समाज कितने वर्गों में था, दो वर्गों में, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। अगला जो कारण है पांचवा, ये है बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण, बौद्धिक कारण सबसे महत्वपूर्ण है। ये बौद्धिक कारण में लोगों के मानसिकता में बदलाव ला दिए लोग। इसमें तीन आदमी का नाम मुख्य रूप से आता है। मॉन्टेस्क्यू, एक का नाम है मॉन्टेस्क्यू, दूसरे का नाम है दिदरो और तीसरे का नाम है जॉक रूसो। मुख्य रूप से इसको क्या कहा जाता है, रूसो। तो तीन आदमी महत्वपूर्ण बौद्धिक कारण में अपनाया था। कौन कौन, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो और जॉक रूसो। मॉन्टेस्क्यू जो है, मॉन्टेस्क्यू जो है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत अमेरिका ने भी अपनाया था। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों के यहाँ जो है 28 गो राज्य हैं, 28 गो राज्य हैं और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। देश के वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है और संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है। वास्तविक प्रधान होने के कारण प्रधानमंत्री चाहे कि हम पूरा काम अपने कर ले तो क्या संभव है, शासन को बढ़िया से चलाने के लिए 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। हर राज्य में एक मुख्यमंत्री को नियुक्त कर दिया गया है। अब राज्य की जिम्मेवारी किसको हो गई, मुख्यमंत्री की हो गई। अब मुख्यमंत्री चाहे कि हम सब काम कर ले, क्या संभव है, नहीं, संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया है, जैसे हम लोग बिहार में आ जाते हैं, बिहार में 38 जिला में बांट दिया गया है। हर जिला में एक डीएम की नियुक्ति कर दी गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो डीएम जो है सर्वे सर्वा होता है जिला का। अब डीएम चाहे कि जिला में हम सब कुछ संभाल ले तो ये संभव नहीं है। उसको और विस्तृत करने के लिए किया गया कि जिला को ब्लॉक में बांट दिया गया। जैसे हम लोगों के यहाँ 21 गो ब्लॉक है। अब 21 गो ब्लॉक में हर ब्लॉक में एगो बीडीओ की स्थापना कर दी गई, बीडीओ की नियुक्ति कर दी गई, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर। अब ये बीडीओ जो है हर माने पूरे ब्लॉक का क्या हो गया, मालिक हो गया। अब उस ब्लॉक को बढ़िया से चलाने के लिए पंचायत में बना दिया गया। अब उस पंचायत को ढंग से चलाने के लिए लोकतंत्र है हम लोगों के यहाँ, तो एक मुखिया की नियुक्ति कर दी गई। यही क्या कहलाता है, शक्ति का पृथक्करण। तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया है, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। यह एक उदारवादी दार्शनिक था। मॉन्टेस्क्यू जो था यह एक उदारवादी दार्शनिक था। इस मॉन्टेस्क्यू ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसको कहा जाता है विधि की आत्मा। विधि की आत्मा, इसी को कहा जाता है, विधि कहिए या कानून कहिए तो क्या कह सकते हैं हम लोग, कानून की आत्मा। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज।
इसको कहा जाता है। इस पुस्तकवा में इसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, साथ ही साथ इसने कहा क्या कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका किसी एक व्यक्ति के हाथ में या राजा के हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो राजा जो है, राजा वो निरंकुश हो जाएगा, राजा जो है निरंकुश हो जाएगा। ये किसने कहा था? मॉन्टेस्क्यू ने। विधि की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। और उसी को कहा जाता है कानून की आत्मा या स्पिरिट ऑफ लॉज। ये जो है फ्रांस का एक दार्शनिक था। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है? मॉन्टेस्क्यू ने। इसी पुस्तक में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में कहा गया है। दूसरे जो हम लोगों के दार्शनिक है वो कौन है? दिदरो। दिदरो ने एक पुस्तक की रचना की है, उसका नाम है, जिसका नाम है बृहत ज्ञान कोश। बृहत ज्ञान कोश। बृहत ज्ञान कोश में इसमें ऐसा लेख लिखा कि वहां के लोगों को आंदोलित कर दिया, और आंदोलित कर दिया जिसके कारण लोग जो है ये क्रांति में शामिल हो गए। वहां की जनता जो है फ्रांस की क्रांति में शामिल हो गई। तो दिदरो ने किस पुस्तक की रचना किया था? बृहत ज्ञान कोश। मॉन्टेस्क्यू ने एक और बात कहा था, मॉन्टेस्क्यू, कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति ये मानव का जो है जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? मॉन्टेस्क्यू ने। बृहत ज्ञान कोश की रचना किसने किया? दिदरो ने। बृहत ज्ञान कोश की रचना किया था दिदरो ने। इसके बाद है एक जियो-जॉक रूसो। जियो-जॉक रूसो, ये भी फ्रांस का एक दार्शनिक था। जियो-जॉक रूसो जो है फ्रांस का एक दार्शनिक था। अगला जो है एक वो चौथा, उसका नाम है बाल्टेयर। बाल्टेयर। ये लोग जो है ना, ये लोग सुधार चाहते थे लोग। बाल्टेयर, दिदरो, मॉन्टेस्क्यू ये लोग सुधार चाहते थे लोग, जबकि जियो-जॉक रूसो जो था ये परिवर्तन चाहता था। परिवर्तन क्या चाहता था? कि यहाँ के राजशाही का अंत हो जाए। अब इसी क्रम में इसने एक पुस्तक लिखा था, नाम था उसका सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा, इसको कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस पुस्तक में भी इसने लोगों को क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया था, लोगों को क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया था। इसका कहना था क्या कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो ने क्या कहा था? मनुष्य जो है, मनुष्य ये स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह क्या है? जंजीरों से जगा हुआ है, जकड़ा हुआ है, लेकिन हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? जियो-जॉक रूसो का। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। अगला जो है हम लोगों का बाल्टेयर। ये बाल्टेयर जो है, इसका कहना था क्या कि राजतंत्र जो है, राजतंत्र प्रजा के हित में होना चाहिए। राजतंत्र किसके हित में होना चाहिए? प्रजा के हित में होना चाहिए। इसका कहना था क्या बाल्टेयर का कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम होता है। किसने कहा था? बाल्टेयर ने। 100 चूहों के अपेक्षा एक सिंह का शासन क्या होता है? एक सिंह का शासन उत्तम होता है। तो चौथा हम लोगों का कौन है? बाल्टेयर। बाल्टेयर किस चीज का समर्थक था? राजतंत्र जो होना चाहिए वो जनता के हित के लिए होना चाहिए था। इसने क्या कहा था? 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम होता है। तो हम लोगों के 4 गो ये दार्शनिक हो गए वहां के, जो फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। पहला कौन था? मॉन्टेस्क्यू। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? विधि की आत्मा या कानून की आत्मा। इसी को कहा जाता है स्पिरिट ऑफ लॉज। इस पुस्तक में इसने कहा था, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। इसका कथन था कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका किसी भी स्थिति में किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होना चाहिए, अन्यथा शासक क्या हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। जीवन, इसी का कथन था, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी के शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अमेरिका में भी लागू किया गया था। इसके बाद बताया है दिदरो। दिदरो ने एक पुस्तक की रचना की है, बृहत ज्ञान कोश।
इस पुस्तक के माध्यम से इसने फ्रांस की जनता को आंदोलित कर दिया था इसके लेखों के माध्यम से। तीसरा जो है जेन जैक रूसो, यह एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक की नाम क्या था, सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जेन जैक रूसो का कथन क्या था, जेन जैक रूसो का कथन, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह जंजीरों से क्या है, जकड़ा हुआ है। तीसरा जो हम लोगों का था बाल्टेयर, बाल्टेयर का कथन था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन क्या होता है, उत्तम होता है। इसका का नाम था क्या कि राजा जो राजतंत्र होना चाहिए प्रजा के हित में होना चाहिए। तो ये हम लोगों का फ्रांस की क्रांति का बौद्धिक कारण है। बौद्धिक कारण जो है लोगों के मानसिकता को बदल दिया, जिसके कारण वहाँ के लोग जो है आंदोलन के लिए तैयार हो गए थे। अब हम लोग जानेंगे लोग फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण जो था, यहाँ का शासक जो था कौन था, लुई 16वां, लुई 16वां। इसी के समय में ना क्रांति हुई थी। ये लुई 16वां जो था एक अयोग्य शासक था, एक अयोग्य शासक था। 1773 में ये फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, 1773 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। उस समय इसकी आयु मात्र 20 साल थी। योग्य था नहीं था, यह एक अयोग्य शासक था। और दूसरा इसके साथ था क्या कि इसका जो विवाह हुआ था किसके साथ हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, क्या नाम था, मैरी एंतोआनते, जिनको क्या कहा जाता था, मैडम डिफिसिट एंतोआनते, इनको मैडम डिफिसिट के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने फिजूल खर्ची के लिए विख्यात थे। जब फ्रांस की अर्थव्यवस्था घबराने लगी तो फ्रांस के संसद का नाम था स्टेट जनरल, स्टेट जनरल। इस स्टेट जनरल की बैठक हुई, स्टेट जनरल की बैठक हुई। इस बैठक में हुआ क्या कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था अगर घबरा रही है तो उसके लिए कुछ निर्णय लिया जाए। उस निर्णय में कहा गया था क्या कि कुलीनों पर टैक्स कर लगाया जाए, कुलीनों पर क्या किया जाए, कर लगाया जाए। चूंकि बताए थे समाज 3 वर्गों में विभक्त था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में पादरी आते थे जिनका चर्च पर व्यापक प्रभाव हुआ करता था। दूसरे में कुलीन आते थे जिसमें सेना के लोग थे, सामान्य प्रशासन के लोग थे और न्यायाधीश थे। तो इन लोगों पर टैक्स लगाना था। अब स्टेट जनरल की बात को जो है कुलीनों ने इनकार कर दिया, कहा कि हम इस चीज को नहीं मानेंगे। ये स्टेट जनरल की जो बैठक होती थी, इस स्टेट जनरल की जो बैठक होती थी, 3 गो सदन था, 3 गो। पहला बताया प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। सामान्यतः जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग था वही प्रशासक वर्ग था, वही राज्य चला रहा था। तो कुलीन के बाएं साइड में जो था जनता का सदन था। जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग के बाएं साइड किसका सदन था, जनता का। तो इस साइड में कुलीन हो गया, इस साइड में कुलीनों का सदन हो गया। और कुलीनों के सदन के बाएं तरफ किसका सदन था, जनता का सदन था। अब ये जनता का सदन का मतलब तृतीय स्टेट का सदन था। ये सदन जो है हमेशा इनका विरोध करता था, जनता का सदन। और चूंकि ये बाएं साइड में था तो इसको क्या कहा जाएगा, लेफ्ट। अब ये जो है लेफ्ट में जनता थी तो इसको कहना जाने लगा लेफ्ट दल या वाम दल। उसी समय से यह परंपरा बन गई कि जो भी लोग सरकार के विरोध में बैठेंगे उसको क्या कहा जाएगा, लेफ्ट या वाम दल। तो ये कहां से शब्द निकल के आया है, फ्रांस की क्रांति से। तो स्टेट जनरल की जो बैठक हुई थी उस बैठक में क्या था, कुलीनों के ऊपर कर लगाना था। लेकिन कुलीन इसके लिए तैयार नहीं थे और राजा जबरदस्ती कर लगाना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण कुलीन जो है युद्ध के लिए तैयार हो गए। यही इसका तत्कालीन कारण था। चलिए लो आज के लिए बस, आगे अब कल इसके आगे का वीडियो हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे लोग। धन्यवाद।